नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास का जो पोर्शन चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें हम पहली कंपनी पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। देखेंगे कि पुर्तगाली लोग किस प्रकार से भारत में स्थापित हुए, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ-कहाँ स्थापित की और भारत में देन क्या रहा, पुर्तगालियों ने क्या-क्या भारत को दिया और क्या भारत से लिया, यह भी हम देखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में आने वाली सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली कंपनी थी। और कभी-कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है जो हम आपको बताएंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि समय था 15वीं शताब्दी का। उस समय पुर्तगाल का एक शासक था जिसका नाम था प्रिंस हेनरी, जिसे हेनरी नेविगेटर की भी उपाधि दी गई थी। अब यह हेनरी द नेविगेटर क्यों प्रसिद्ध है? तो इसने क्या किया था, अपने शासनकाल में कई समुद्री यात्राओं को अंजाम दिया था और इसने नाविकों को भेजा था अलग अलग देश खोजने के लिए, और जो कि पूर्ण सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कुछ जगहों पर उन लोगों ने खोज कर ली थी, छोटी छोटी जगहों पर, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया। उसने क्या किया कि समुद्री यात्राओं की खोज करने के लिए दिक् सूचक यंत्र यानी कंपास तथा नक्षत्र यंत्र का आविष्कार किया, जिसके जरिए नाविकों को सहायता मिलती थी और वो अब आसानी से समुद्री रास्तों से किसी भी स्थान की खोज कर सकते थे। तो प्रिंस द हेनरी नेविगेटर के द्वारा जब कंपास का आविष्कार किया गया, तो उसकी सहायता से वास्को डिगामा भी कहाँ पहुंच गया, समुद्री जल मार्ग की खोज करते करते भारत पहुंच गया, जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। और इसी के साथ भारत में पुर्तगाली कंपनियों का भी आगमन शुरू हो जाता है, क्योंकि वास्को डिगामा कहाँ का था? तो वह पुर्तगाल का था। तो इस प्रकार भारत में आने वाली सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली थी। इनका क्रम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन कौन सी कंपनियां किस क्रम में भारत आई। तो याद रखिएगा कि पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आई, इसके बाद डच कंपनी आई, उसके बाद अंग्रेजी कंपनी और डेनिश कंपनी और लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी। तो क्रम क्या याद रखना है? पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आई और उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई थी। तो जो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। और पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। 2-3 बार पूछा गया है कि एस्तादो द इंडिया यह कौन सी कंपनी थी, किस देश की थी? तो क्या कहेंगे? पुर्तगाल की कंपनी थी या पुर्तगाली कंपनी थी। अब हम देख लेते हैं क्या कि भारत में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो याद रखिएगा, पुर्तगाली शक्ति थी या पुर्तगाली कंपनी थी जो भारत में सर्वप्रथम आई। और कब आई थी? तो 1498 ईस्वी में भारत आई थी। बात एक और याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आई और सबसे अंत में भारत से जाने वाली शक्ति या कंपनी कौन थी? तो पुर्तगाली ही कंपनी थी, जो 1961 में भारत से वापस गई। यानी सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 भारत आती है और सबसे लास्ट में 1961 में भारत से वापस जाती है। ये तो आने और जाने का क्रम हो गया। अब हम देख लेते हैं कि प्रथम अभियान कौन था या किसके द्वारा लाया गया भारत में, द्वितीय अभियान किसके द्वारा आया भारत में, यह हम देख लेते हैं। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली अभियान अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा हुआ था? तो वास्को डिगामा के द्वारा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली अभियान वास्को डिगामा के द्वारा 20 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा था। यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में भारत आया था?
तो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया था। द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में भारत आया। यह जो कैब्राल था यह 13, याद रखिएगा, 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया था। कब आया था? तो 9 मार्च 1500 ईस्वी को भारत आया था। तो पूछा जाए कि द्वितीय अभियान भारत कब पहुंचा? 9 मार्च 1500 ईस्वी को। किसके नेतृत्व में? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में पहुंचा था। इसके बाद फिर तृतीय अभियान भी होता है, जिसमें वास्को डी गामा भारत आता है 1502 ईस्वी में। हम उसके बारे में अभी देखेंगे। तो जब वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में वापस फिर भारत आता है, याद रखिएगा कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया, और भारत आकर के उसने क्या किया कि 1503 ईस्वी में उसने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। तो भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, तो वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? तो कोचीन में की थी, जो मालाबार तट पर स्थित है। और यह तट कहाँ है? तो केरल में। यानी केरल में वास्को डी गामा के द्वारा सर्वप्रथम अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। देखिए, यह कोचीन, इसी स्थान पर वास्को डी गामा के द्वारा 1503 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है। कहाँ? कन्नौर या कन्नूर में स्थापित होती है। पूछा जाता है कि प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन में 1503 में। और पुर्तगालियों की द्वितीय फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो कन्नूर में हुई थी। कब? 1505 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा इस बात को। फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी। अब पुर्तगाल का जो शासक था उसने आवश्यकता समझी कि भारत से बढ़िया से व्यापार किया जाए। इसके लिए उसने क्या किया कि भारत के लिए एक वायसराय या गवर्नर नियुक्त करने की सोची। और इसके लिए उसने 3 साल के लिए सर्वप्रथम भारत के लिए एक वायसराय की नियुक्ति की। और उसमें पहला जो था वह व्यक्ति था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में 1505 ईस्वी में आता है और 1509 ईस्वी तक रहता है, और 1509 ईस्वी में वापस चला जाता है पुर्तगाल। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में क्या तथ्य है देख लेते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बनकर के कहाँ आया? भारत आया था। तो याद रखिएगा, भारत में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कब आया? 1505 ईस्वी में आया था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यह था कि वह पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित रखना उसकी प्रमुख नीति थी। यानी उसका प्रमुख उद्देश्य था कि वह पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित रखे। और उसके लिए उसने क्या किया कि उसने एक नीति अपनाई, और उस नीति को क्या कहा गया? शांत जल की नीति। बहुत पूछा जाता है, शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। शांत जल की नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यह शांत जल की नीति किससे संबंधित है? तो अल्मीडा से संबंधित है। किस कंपनी से संबंधित है? तो पुर्तगाली कंपनी से संबंधित है। शांत जल की नीति क्या थी? तो शांत जल की जो नीति थी, जो अल्मीडा द्वारा अपनाई गई, यह थी कि शांतिपूर्ण व्यापार करना। शांतिपूर्ण व्यापार करना और हिंद महासागर को नियंत्रित करना ही शांत जल की नीति कहलाती है। बात याद रखिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा शांत जल की नीति किस कारण से अपनाई गई थी? कारण यह था कि वह शांतिपूर्ण व्यापार करना चाहता था भारत में, ताकि कंपनी धीरे धीरे स्थापित हो सके और कई वर्षों तक यहाँ अपना व्यापार भी जमा सके। इसलिए उसने शांत जल की नीति अपनाई थी। एक और मुख्य चीज आता है अल्मीडा के बारे में।
वो भी जान लेते हैं। अल्मीडा का ही समय था भारत में, वह गवर्नर के पद पर था पुर्तगाली कंपनी का। तो उस समय अल्मीडा के विरुद्ध 3 देशों की सेनाएं जो हैं वह युद्ध में खड़ी हो गई। उन्होंने एक गठबंधन बनाया और वह देश कौन सा था? तो मिस्र, तुर्की और गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। इन तीनों ने मिस्र, तुर्की और गुजरात देश के छोटे छोटे देश हुआ करते थे उस समय। गुजरात भी एक देश के रूप में था, स्थापित था, लेकिन भारत के अंडर में ही था। तो मिस्र, तुर्की और गुजरात, जो कि उस समय गुजरात का शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। इसी ने युद्ध किया था किससे? अल्मीडा से, याद रखिएगा। तो इन तीनों देशों की नौसेना ने क्या किया कि अल्मीडा को हराने की सोची और सोचा अगर अल्मीडा को हरा देंगे तो यहाँ से भारत से पुर्तगाली कंपनी का नामो निशान भी मिट जाएगा। लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त जल सेना को किसने हरा दिया? अल्मीडा ने हरा। और कब हराया था? तो याद रखिएगा 1508 या 9 ईस्वी के बीच उसने हराया था। चूंकि 2D ने इसलिए लिख दिया है कि किताबों में कहीं 8 दिया है, कहीं 9 दिया हुआ है। वैसे ये पूछेगा नहीं, ये पूछता है कि किन देशों की संयुक्त सेनाओं के बेड़े को अल्मीडा ने हराया था। तो याद रखिएगा मिस्र, तुर्की और गुजरात के। उस समय गुजरात का शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। अब इस लड़ाई को क्या कहा गया? याद रखिएगा चौल की लड़ाई कहा गया। तो चौल की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? तो अल्मीडा और मिस्र, तुर्की तथा गुजरात की संयुक्त नौसेनाओं के बीच हुई। इस लड़ाई का परिणाम यह रहा कि जो पुर्तगाली नौसेना थी वह विजयी हो गई और इन 3 देशों की संयुक्त सेना की जो बेड़ा था वह क्या हो गया? हार गया। इस प्रकार से जब 3 देशों की सेनाएं हार गईं और पुर्तगाली नौसेना जीत गई, इसका परिणाम यह हुआ कि हिंद महासागर में अब सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सी नौसेना बन गई? तो पुर्तगाली नौसेना बन गई। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब वापस जाता है 1509 में, तो भारत का या यह कहें कि पुर्तगाली कंपनी का जो दूसरा गवर्नर भारत बनकर के आया वह कौन था? तो वह था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह 1509 ईस्वी में भारत आया और 1515 ईस्वी तक भारत रहा। तो पूछा जाता है कि भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो क्या कहेंगे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क यह वास्तविक संस्थापक था। पुर्तगाली कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। या यह कहा जाए कि भारत में पुर्तगाली कंपनी की नींव डालने वाला कौन था, या भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करने वाला कौन था, या भारत में पुर्तगाली शासन स्थापित करने वाला कौन सा गवर्नर था? तो वह था अल्बुकर्क था। यह बात याद रखिएगा, काफी परीक्षा में पूछा भी गया है। नींव रखने वाला, शक्ति स्थापित करने वाला, शासन स्थापित करने वाला भारत में पुर्तगाली कंपनी का, और वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है परीक्षा में कि किस पुर्तगाली शासक ने गोवा को जीता था? तो अल्बुकर्क ने। कब जीता था? तो 1510 ईस्वी में। और किस शासक को हरा करके जीता था? याद रखिएगा, तो यूसुफ आदिल शाह की वहां पर क्या थी? सेना थी, और यूसुफ आदिल शाह का शासन गोवा पर था। यानी यूसुफ आदिल शाह के अधिपत्य में गोवा था, और यह गोवा जो था, इस गोवा को किसने जीत लिया? अल्बुकर्क ने जीत लिया। कहने का मतलब यह है कि 1510 की घटना है कि उस समय गोवा पर बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह का आधिपत्य था, और इस आधिपत्य के बावजूद भी क्या किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा जीत लिया। यह भारत में उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी।
अल्बुकर्क के समय में पुर्तगाली जो थे वह भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। तो पूछा जाए कि किसके शासनकाल में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे, तो क्या कहेंगे, अल्बुकर्क के शासनकाल में बन चुके थे। यूरोपियों द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि यूरोपियों द्वारा पहला किला भारत में सर्वप्रथम कहाँ खोला गया। यूरोपियों द्वारा, याद रखिएगा, तो कहाँ खोला गया, गोवा में खोला गया। 1511 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया कि मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 ईस्वी में उसने होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। और यह होर्मुज बंदरगाह जो था वो कहाँ था, फारस की खाड़ी में स्थित था। तो फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज बंदरगाह और मलक्का बंदरगाह पर किसने अधिकार किया था, तो अल्बुकर्क ने अधिकार किया था। कब, तो 1511 में मलक्का पर और 1515 में होर्मुज बंदरगाह पर किया था, याद रखें। अल्बुकर्क था, यह चाहता था कि जो पुर्तगाल के जो नागरिक आए हैं हमारे साथ, जो व्यापारी आए हैं, वह लोग क्या करें कि भारत की स्त्रियों के साथ विवाह करें और यहीं बस जाएं, ताकि पुर्तगाली कंपनी का यहाँ पे धीरे धीरे विकास हो सके। तो याद रखिएगा, यह कई बार पूछा भी गया है कि भारत में किस गवर्नर ने पुर्तगाली नागरिकों के साथ भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो वह कौन था, अल्बुकर्क था। तो भारत में अस्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने के लिए, याद रखिएगा, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए किस गवर्नर ने प्रोत्साहित किया था, तो वह गवर्नर था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क पहला यूरोपीय गवर्नर था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दी थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवाई थी, तो अल्बुकर्क ने बंद करवाई थी। सती प्रथा बंद करवाने के कारण ही अल्बुकर्क को, देखिए, क्या माना जाता है, उसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना गया है, तो वह कौन था, अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क की मजार कहाँ पर है, गोवा में ही है, याद रखिएगा। इसके बाद कई गवर्नर आए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको बता देते हैं। अगला गवर्नर था नीनो डी कुन्हा, बीच में और आए थे, लेकिन यह आया 1529 ईस्वी में और 1538 ईस्वी तक भारत रहा था। तो जब यह 1529 ईस्वी में आया तो इसने क्या किया, याद रखिएगा, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसने 1530 ईस्वी में पुर्तगाली शासन का जो मुख्य केंद्र था, याद रखिएगा, वह कहाँ था, कोचीन में था। पुर्तगाली शासन का जो मुख्यालय था वह 1930 तक कहाँ था, कोचीन में था। और इसके बाद नीनो डी कुन्हा ने क्या किया कि 1530 में कोचीन के स्थान पर, यानी वहां से पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, गोवा में स्थापित कर दिया। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसने पुर्तगाली कंपनी का मुख्यालय कोचीन से हटा करके गोवा कर दिया था, तो वह कौन था, नीनो डी कुन्हा था। नीनो डी कुन्हा के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य है कि 1534 में उसने बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1535 ईस्वी में उसने दीव पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए क्या पूछे जाते हैं कि स्थान कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा कि सर्वप्रथम कोचीन में पुर्तगाली कंपनी 1503 ईस्वी में खोली गई, फिर कन्नौर में या कुन्नूर में 1505 ईस्वी में खोली गई। इसके बाद याद रखिएगा कि नागपट्टिनम में उसकी अगली फैक्ट्री 1507 ईस्वी में खोली गई। और
1510 ईस्वी में गोवा में थी पुर्तगालियों की फैक्ट्री। फिर उन्होंने दमन और दीव, याद रखिए, दमन और दीव में तथा बॉम्बे में भी पुर्तगालियों फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। और हुगली फैक्ट्री की स्थापना, याद रखिएगा, हुगली फैक्ट्री जो बंगाल में पड़ता था, हुगली में किसने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। कब की थी? 1538 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ाएंगे कि हुगली को किस प्रकार से लूट का अड्डा बना रखा था। पूछा भी गया है कि बंगाल की खाड़ी को या हुगली को किस कंपनी ने लूट का अड्डा बनाया हुआ था? तो पुर्तगाली कंपनी ने। क्या कारण थे वो हम आपको अभी बताएंगे। पुर्तगालियों ने अपने व्यापार को और मजबूती प्रदान करने के लिए खासतौर से हिंद महासागर और अरब सागर में पुर्तगाली व्यापार को नियंत्रित करने और उसे मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था लागू की जिसे कार्टज आर्मेडा व्यवस्था कहा गया। याद रखिएगा, कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था किससे संबंधित है? तो पुर्तगाली कंपनी से संबंधित है। और यह कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या है? तो कार्टज का मतलब था परमिट लेना, यानी कार्टज एक परमिट था और उस परमिट की सहायता से छोटे छोटे व्यापारी अपना व्यापार करते थे। और ये जो आर्मेडा है यह नौ सैन्य बेड़ा था। तो कार्टज यानी परमिट और आर्मेड यानी नौ सैन्य बेड़ा। तो जो छोटे छोटे व्यापारी होते थे वह उनको क्या करना होता था कि पुर्तगाली कंपनी से परमिट लेना होता था, यानी कार्टज लेना होता था। और परमिट लेने के बाद उनके जहाजों के साथ हिंद महासागर में और अरब सागर में उनके जहाजों के साथ एक नौसैन्य बेड़ा भी साथ साथ चलता था, ताकि समुद्री लुटेरे जो हैं उनके जहाजों को न लूट पाए। और एक तरीके से यह कहा जाए कि पुर्तगाली कंपनी जो है उन व्यापारी जहाजों पर निगरानी रखने के लिए भी उसने क्या किया था कि आर्मेडा नौसैन्य बेड़ा की व्यवस्था की थी। और जो छोटे छोटे व्यापारी थे भारत के और अरब देश के थे, उन व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था प्रारंभ की। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था की स्थापना की। यह जो परमिट था यानी जो कार्टेज था इसे सभी के लिए अनिवार्य किया गया था, यानी सभी लोगों को परमिट लेना होता था। जिसको भी पुर्तगाली क्षेत्र से यानी पुर्तगाली समुद्री नियंत्रण क्षेत्र से जो भी व्यापारी करते थे उन सभी लोगों को परमिट लेना होता था और यह एकदम अनिवार्य था। यहाँ तक कि जो भारत का उस समय मुगल शासक अकबर था उसको भी परमिट लेना पड़ता था व्यापार करने। भारतीय और अरबी जहाज, जो भारतीय और अरबी जहाज थे उनको काली मिर्च और गोला बारूद का व्यापार करना मनाही था। यानी भारतीय व्यापारियों और अरबी व्यापारियों को अपने जहाज में काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। याद रखिएगा कि कार्टेज व्यवस्था के अंतर्गत किस चीज के ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो काली मिर्च और गोला बारूद के ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली लोग स्वयं को क्या कहते थे? सागर का स्वामी। परीक्षा में कई बार आया है कि सागर का स्वामी किस कंपनी ने अपने आप को कहा था? तो पुर्तगाली कंपनी ने कहा था। 1596 ईस्वी में डच कंपनी भारत आती है और डच कंपनी के आगमन से ही पुर्तगालियों की क्या हार शुरू हो जाती है। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि सूरत में पुर्तगालियों को हराया और हरा करके सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। तो याद रखिएगा सूरत में किसने हराया था? अंग्रेजों ने। कब? 1612 ईस्वी में। कहा? सूरत में। और हराने के बाद क्या अंग्रेजों ने वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया कि पुर्तगालियों से हुगली छीन लिया। याद रखिएगा कि पुर्तगालियों से हुगली छीनने वाला
भारत का मुगल शासक कौन था? शाहजहां था। या भारत में हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती नष्ट करने वाला या हुगली को घेरने वाला शासक कौन था भारत का? तो वह शाहजहां था। शाहजहां का सेनापति कौन था? कासिम खां। इसी ने हुगली को छीना था पुर्तगालियों से। हुआ यह था कि उस समय जो पुर्तगाली थे उन्होंने हुगली को और बंगाल की खाड़ी को लूटपाट का अड्डा बना रखा था। वो क्या करते थे, भारतीय जहाजों और अरबी जहाजों को लूट लेते थे किसी न किसी बहाने से। एक बार शाहजहां का जहाज भी लूट लिया पुर्तगालियों के द्वारा, जिससे कि शाहजहां क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति कासिम खां को आदेश दिया कि जाओ और हुगली पर अधिकार कर लो। तो इस प्रकार शाहजहां ने हुगली क्या किया था, पुर्तगालियों से छीन लिया। कब? 1632 ईस्वी में। ये डेट याद रखिएगा। 1639 ईस्वी में मराठों ने क्या किया कि पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन छीन लिया। तो पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन किसने छीना था? मराठों ने। कब? 1639 ईस्वी। 1661 की घटना है। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन। कैथरीन का विवाह जो है उसमें ब्रिटेन के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। और इस विवाह में जो पुर्तगाली थे उन्होंने क्या किया कि दहेज के रूप में मुंबई जो है वो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक कर के बदले मुंबई को अंग्रेजी कंपनी को दे दिया। तो पूछा जाता है काफी कि कैथरीन और चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ? 1661 ईस्वी में। कैथरीन कहाँ की राजकुमारी थी? तो पुर्तगाल की थी। दहेज में क्या मिला था? तो मुंबई मिला। पुर्तगाली दूत जिसका नाम था अंतानियो कैब्राल, याद रखिएगा कि अंतानियो कैब्राल नामक पुर्तगाली राजदूत अकबर के शासनकाल में भारत आया था। पूछा जाता है कि पुर्तगाली दूत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अकबर के। और वह कौन था? तो अंतानियो कैब्राल था। इसी प्रकार हम देख लेते हैं कि 1571 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर एंतानियो दा नारोन्हा, पुर्तगाली गवर्नर था। कौन? एंतानियो दा नारोन्हा, जिसके शासन काल में या जिसके समय में अकबर जो है कहाँ गया था? कैम्बे गया था। और यहीं पर पुर्तगालियों से सर्वप्रथम या पहली बार अकबर मिला था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों के संपर्क में कहाँ आया या कहाँ पर मिला था? तो कैम्बे में मिला था। उस समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था? तो एंतानियो दा नारोन्हा था। कब मिला था? तो 1571 ईस्वी में मिला था। इसी प्रकार मिलने के बाद क्या होता है कि पुर्तगालियों को यह लगता है कि अकबर जो है वह ईसाई धर्म में रुचि रख रहा है। इसी के फलस्वरूप 1580 ईस्वी में एक जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया है कि अकबर के दरबार में जेसुइट मिशन कब आया था? तो 1580 ईस्वी में आया था। और यह जेसुइट मिशन कहाँ से संबंधित था? तो पुर्तगाल से संबंधित था। उस जेसुइट मिशन में फादर एकाविवा और मानसरेट ने प्रतिनिधित्व किया था। यानी जेसुइट मिशन में फादर एकाविवा और मानसरेट थे। तो अकबर के दरबार में एक जेसुइट मिशन आया 1580 ईस्वी में, जिसके सदस्य कौन थे? फादर एकाविवा और मानसरेट थे। बंगाल का एक बंदरगाह था जिसका नाम था चटगांव। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने किसकी संज्ञा दी थी? याद रखिएगा, पोर्टो ग्रांडे। पोर्टो ग्रांडे की संज्ञा पुर्तगालियों ने दी थी। और भारत के किस बंदरगाह को? तो बंगाल के चटगांव बंदरगाह को दी थी। अब हम पुर्तगालियों का पतन देख लेते हैं कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे।
कंपनी स्थापित हुई, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन भी होना शुरू हो गया। कब? जब 1596 ईस्वी में डच और उसके बाद फिर अंग्रेज कंपनी भारत में आई तो पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हो गया। तो पतन के कारण से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुर्तगालियों के पतन में प्रमुख कारण जो थे वो हम आपको बता देते हैं। जैसे भ्रष्ट शासन था, कंपनी का भ्रष्ट शासन, उनका दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी, कंपनी की धार्मिक नीति भी उसके पतन में उत्तरदायी थी, और वैवाहिक नीति भी कंपनी के पतन में मुख्य भूमिका निभाई थी। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि पुर्तगालियों के पतन में मुख्य भूमिका किसकी थी, तो सभी रहेंगे, तो कोई एक दिया रहेगा, तो उसमें से वैवाहिक नीति दिया गया था परीक्षा में। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के पतन में एक कारण वैवाहिक नीति भी थी। धार्मिक कारण के अंतर्गत क्या था कि 1540 ईस्वी में गोवा में जितने भी मंदिर थे उनको नष्ट कर दिया गया था। तो याद रखिएगा कि पुर्तगालियों ने गोवा में मंदिर जो है नष्ट कब किया था, तो 1540 ईस्वी में किया। इसके बाद कंपनी में योग्य शासकों का अभाव भी था। स्पेन के द्वारा पुर्तगालियों का विलय हुआ, इसका भी प्रभाव पड़ा किसमें? कंपनी के पतन में पड़ा। और अंग्रेजी कंपनी से प्रतिद्वंदिता के कारण भी पुर्तगाली कंपनी का पतन हुआ। अब हम पुर्तगालियों का प्रभाव देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में आने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों को दिया जाता है। 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ, यह मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जो था वह पुर्तगाल का गवर्नर था, और इसी के साथ सेंट जेवियर सर्वप्रथम दक्षिण भारत की यात्रा पर आए थे। पूछा जाता है कि सेंट जेवियर किसके साथ आए थे, तो मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ आए थे। कब आए थे? 1542 में। कहाँ आए? तो दक्षिण भारत में आए थे। 1560 में गोवा में क्या किया गया कि धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। याद रखिएगा कि गोवा में धार्मिक न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किस कंपनी के द्वारा? तो पुर्तगाली कंपनी के द्वारा की गई थी। इस धार्मिक न्यायालय की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि पुर्तगाली कंपनी यह चाहती थी कि उसके ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार का कोई विरोध न करे। तो जो भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार का विरोध करता था उसे दंड देने के लिए गोवा में 1560 में धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई। अब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पुर्तगालियों के देन के अंतर्गत उन्होंने भारत में क्या क्या लाया। तो भारत में पुर्तगाली जो है वो कई चीजों को लाए थे, जैसे तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता, अमरूद, बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू इत्यादि जो चीजें थी, जिनको लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। क्योंकि ये जो चीजें हैं तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का इत्यादि, इनका जो जन्म स्थान है ये तो दूसरे देश हैं, लेकिन दूसरे देशों से भारत में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पुर्तगालियों को जाता है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है कि तंबाकू भारत में कौन लाया था, मूंगफली की खेती कौन प्रारंभ किया था या तंबाकू खेती, आलू कौन लाया, मक्का कौन लाया, या पपीता कौन लेकर के भारत में आया था, अमरूद कौन लाया, बादाम, लीची, संतरा और अनानास और काजू भी भारत में कौन लोग लेकर के आए थे? तो पुर्तगाली लोग लेकर के आए थे। उद्भाव के अंतर्गत हम देख लेते हैं तो पुर्तगालियों ने भारत में जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया। याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी ने भारत में जहाज निर्माण का कार्य शुरू किया था। क्योंकि जहाज निर्माण तो प्राचीन काल से ही होते आ रहे थे, लेकिन प्रथम आधुनिक तरीके से जहाज निर्माण का
कार्य जो है शुरू किया पुर्तगालियों ने शुरू किया था। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई। कब की गई, 1556 ईस्वी में की गई, याद रखिएगा। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1563 ईस्वी में, और कहा, गोवा से हुआ था, याद रखिएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। तो पहला प्रकाशन, पहला वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन जो औषधीय वनस्पति से संबंधित था, कहाँ किया गया, गोवा में। कब, 1563 ईस्वी में किया गया। पांडिचेरी, जिसका आधुनिक नाम है पुडुचेरी, पांडिचेरी पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी, तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाली थी, जिसने क्या किया था कि पांडिचेरी पर कब्जा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोथिक स्थापत्य कला। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसके द्वारा हुआ था, तो पुर्तगालियों के द्वारा हुआ था। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला का विकास किया, और यह गोथिक स्थापत्य कला क्या है, तो जो गोवा में चर्च बने हुए हैं, जो गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा चर्च बनाए गए हैं, उसी में इस गोथिक स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है।